हेलो एवरीवन। आज हम अपने पीएसएम के नेक्स्ट लेक्चर की शुरुआत करते हैं जिसका नाम है इंट्रा यूट्राइन डिवाइसेस। ये एक तरह का टेम्परेरी मेथड होता है या स्पेसिंग मेथड, और ये किससे बना होता है? मेड ऑफ पॉली इथाइलिन, जो कि नॉन रिएक्टिव होता है, नॉन टॉक्सिक होता है और ड्यूरेबल होता है। कैसा होता है? नॉन रिएक्टिव, नॉन टॉक्सिक और ड्यूरेबल। जो कोर होता है इसका, वो किससे बना होता है? बेरियम सल्फेट से, जो कि आइडेंटिफिकेशन में मदद करता है। तो इसका किससे बना होता है? ये पॉली इथाइलिन से। और इसका कोर किससे बना होता है? बेरियम सल्फेट से। फिर बात करते हैं टाइप्स ऑफ आयोडीज़ की। तो मेनली 3 टाइप के आयोडीज़ होते हैं। पहले फर्स्ट जनरेशन आयोडीज़, फिर सेकंड जनरेशन आयोडीज़ और थर्ड जनरेशन आयोडीज़। फर्स्ट जनरेशन आयोडीज़ जो होते हैं वो नॉन मेडिकेटेड होते हैं और इनर्ट होते हैं, और सेकंड जनरेशन आयोडीज़ जो होते हैं वो कॉपर कंटेनिंग होते हैं, और थर्ड जनरेशन जो होते हैं वो हार्मोन रिलीजिंग आयोडीज़ होते हैं, हार्मोनल आयोडीज़। थर्ड जनरेशन आयोडीज़ जो होते हैं वो हार्मोनल आयोडीज़ होते हैं। अब फर्स्ट जनरेशन में कौन कौन से आयोडीज़ आते हैं? पहला है लिपीज़ लूप और दूसरा है ग्राफेनबर्ग रिंग। और सेकंड जनरेशन में कौन से आते हैं? कॉपर T380A और कॉपर T380Ag। Ag मतलब सिल्वर, और इसका क्या नाम होता है? नोवैट। क्या नाम होता है? नोवैट। और तीसरा है मल्टी लोड। मल्टी लोड को कॉपर T375 भी कहते हैं। ठीक है, तो कॉपर T380A, कॉपर T380Ag और कॉपर T375। ठीक है, और फिर थर्ड जनरेशन के आते हैं। थर्ड जनरेशन को हार्मोनल वाले बोलते हैं, और इसमें एग्जांपल क्या है? मायरना, जिसको LNG20 भी बोलते हैं, और दूसरा है प्रोजेस्टा सर्ट। तो ये हो गए आयोडीज मेन। अब इन्हीं को हम डिटेल में पढ़ते हैं। सबसे पहले बात करते हैं मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या होता है आयोडीज़ का। तो ये इसमें फॉरेन बॉडी रिएक्शन होती है, और क्या होते हैं? सेलुलर और बायोकेमिकल चेंजेस होते हैं एंडोमेट्रियम में या फिर यूट्राइन फ्लूइड्स में, और ये इम्पेयर्स कर देते हैं वायबिलिटी ऑफ द गैमीट को, और रिड्यूस करते हैं चांसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन रेदर दैन इम्प्लांटेशन। मतलब फर्टिलाइजेशन के चांसेस को कम कर देते हैं रेदर दैन इम्प्लांटेशन। फिर बात करते हैं फर्स्ट जनरेशन आयोडीज़ की। तो जैसे कि हमें पता है कि ये नॉन मेडिकेटेड होते हैं, इनर्ट होते हैं, और अब इन्हें यूज़ नहीं करते हैं, नो लॉन्गर यूज्ड। क्यों? क्योंकि इनका हाई फेलियर रेट होता है, इस वजह से इनको अब यूज़ नहीं करते हैं। और जो ग्राफेनबर्ग रिंग है, ये किससे बने होते हैं? सिल्वर से, जैसा कि यहाँ पर देखने को मिल रहा है। ग्राफेनबर्ग रिंग किससे बने होते हैं? सिल्वर से। और ये हमारा लिपीज़ लूप, ये है फर्स्ट जनरेशन आयोडीज़, नॉन मेडिकेटेड होते हैं और इनर्ट होते हैं, और अब इन्हें हम यूज़ नहीं करते क्योंकि इनका हाई फेलियर रेट होता है। फिर दूसरे बात करते हैं सेकंड जनरेशन आयोडीज़। ये इसमें कॉपर कंटेनिंग होते हैं, और सबसे पहला आता है कॉपर T380A। 380 का मतलब होता है 380 मिलीमीटर स्क्वायर। ये क्या बताता है? सरफेस एरिया ऑफ कॉपर वायर वाउंड अराउंड द हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल स्टेम। यानी कितना सरफेस एरिया उस कॉपर वायर का रिक्वायर्ड होगा वाउंड अराउंड दी हॉरिजॉन्टल, यानी ये वाली हॉरिजॉन्टल, और ये वर्टिकल स्टेम में वाउंड करने के लिए कितना होता है? 380 मिलीमीटर स्क्वायर। और यहाँ पर ए क्या होता है? साइज़ को बताता है। और डिफरेंट साइजेस डिपेंड ऑन दी सर्वाइकल कैनाल डायमीटर। मतलब सर्वाइकल कैनाल का डायमीटर पे डिपेंड करेगा कितने साइज़ के होंगे कॉपर टी। इसकी शेल्फ लाइफ कितनी होती है? 10 ईयर्स। और फिर जो वाइट कलर हैंगिंग थ्रेड नीचे, ये जो थ्रेड है वाइट कलर थ्रेड, ये किससे बना होता है? पॉली इथाइलिन से बना होता है। पॉली इथाइलिन से बना होता है। इंसर्टेड बाय पुल बैक इंसर्शन ट्यूब मेथड। इसे हम कैसे इंसर्ट करते हैं? पुल बैक इंसर्शन ट्यूब मेथड। मतलब पहले से अंदर की तरफ इंसर्ट करेंगे, फिर बाहर से इसको पुल कर लेंगे। ठीक है, तब ये जाकर इंसर्ट हो जाता है। फिर आगे बढ़ते हैं। अगला बात करते हैं कॉपर T380Ag। Ag मतलब होता है सिल्वर। यहाँ पर कॉपर वायर जो होता है वो केवल वर्टिकल स्टेम में वाउंड होता है, जैसा कि यहाँ पर देखने को मिल रहा है। हॉरिजॉन्टल स्टेम में कोई कॉपर वायर वाउंड नहीं होता है। और इसका कोर किससे बना होता है? सिल्वर आयन से, जो प्रिवेंट करता है इन्फ्लामेशन को और कॉपर वायर फ्रेगमेंटेशन को। ठीक है, कोर किससे बना होता है? सिल्वर आयन से, जो प्रिवेंट करता है इन्फ्लामेशन को और कॉपर वायर के फ्रेगमेंटेशन को। और इसकी शेल्फ लाइफ कितनी होती है? 5 ईयर्स। फिर तीसरा आता है मल्टी लोड या कॉपर T375। ये यू शेप्ड का होता है, और ब्लू ग्रीन कलर्ड का यहाँ पर थ्रेड होता है, जो कि नायलॉन से बना होता है, जैसा कि यहाँ पर देखने को मिल रहा है। ठीक है, ये ब्लू ग्रीन कलर का थ्रेड होता है, ब्लू ग्रीन।
थ्रेड। और किससे बना होता है? नायलॉन से। ऊपर हमने देखा था कॉपर T380A में ये थ्रेड कैसा था? वाइट थ्रेड था। और किससे बना था? पॉली इथाइलिन से। ठीक है। और यहाँ पर ब्लू ग्रीन थ्रेड होता है और किससे बना होता है? नायलॉन से। और ये सिंपली प्लेस्ड कर देते हैं इसको यूट्रस में, और इसकी शेल्फ लाइफ भी कितनी होती है? 5 ईयर्स। अब इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन पढ़ लेते हैं। बॉल एट द एंड ऑफ द स्टेम ऑफ कॉपर टी रिड्यूसेस द परफोरेशन एंड क्रैम्प्स लाइक पेन। जो बॉल देखने को मिल रहा है यहाँ पर कॉपर टी के नीचे, यहाँ पर ये जो बॉल देखने को मिल रहा है ये क्या बताता है? ये रिड्यूस करता है परफोरेशन को और क्रैम्प्स को लाइक पेन। और थ्रेड जो देखने को मिला वो रीअश्योर करता है डैट आयोडीज इज़ देयर नॉट डिस्प्लेस। थ्रेड क्या रीअश्योर करता है? कि आयोडी अपने जगह पर है कि नहीं, कहीं डिस्प्लेस तो नहीं हो गया। और कॉपर T380A और कॉपर T375 यानी मल्टी लोड ये प्रोवाइड फ्रीली बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टिल द लेवल ऑफ सब सेंटर अंडर द नेशनल फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम। ठीक है। कॉपर T380A और कॉपर T375 फ्रीली मिलते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से सब सेंटर लेवल पे अंडर नेशनल फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम। और कॉपर T380AG क्यों नहीं देते? क्योंकि यहाँ पर सिल्वर आयन होता है और सिल्वर हमें पता है थोड़ा कॉस्टली होता है, इसलिए इसको फ्रीली नहीं बांट सकते। फिर आगे बढ़ते हैं, कॉपर इन आयोडीज की बात करते हैं। कॉपर इन्हेंस कर देता है फॉरेन बॉडी रिएक्शंस को और सेलुलर रिस्पॉन्स को इन एंडोमेट्रियम में, और ये अफेक्ट करता है एंजाइम्स को इन द यूट्रस, और अल्टर कर देता है सर्वाइकल म्यूकस को, दस अफेक्टिंग द स्पर्म मोटिलिटी, कैपेसिटेशन एंड सर्वाइवल। स्पर्म की मोटिलिटी को, कैपेसिटेशन को और सर्वाइवल को ये अल्टर कर देता है सर्वाइव। ठीक है। अब इसके एडवांटेजेस क्या क्या होते हैं? इसका लोअर एक्सपल्शन रेट होता है। ठीक है, मतलब एक्सपल्शन रेट बहुत ही कम होता है इसका। और लोअर इंसिडेंस ऑफ साइड इफेक्ट लाइक ब्लीडिंग एंड पेन, यहाँ पर साइड इफेक्ट भी बहुत कम होते हैं, ब्लीडिंग पेन जो है बहुत ही नाम मात्र के होते हैं। और लोअर फेलियर रेट होता है इसका, और इंक्रीज द कॉन्ट्रासेप्टिव इफेक्टिवनेस। इसके फेलियर रेट काफ़ी कम होता है। कितना होता है? 95% इसकी इफेक्टिवनेस होती है। ठीक है, तो इसकी कॉन्ट्रासेप्टिव इफेक्टिवनेस काफ़ी ज़्यादा होती है। और ये ईजियर टू फिट होता है, और ये इफेक्टिव होता है एज द पोस्ट क्वाइटल कॉन्ट्रासेप्टिव्स इफ़ इंसर्टेड विद इन 3 to 5 days ऑफ अनप्रोटेक्टेड इंटरकोर्स। यानी अगर अनप्रोटेक्टेड इंटरकोर्स के 3 से 5 दिन के अंदर अगर हम इसे इंसर्ट करते हैं तो ये पोस्ट क्वाइटल कॉन्ट्रासेप्टिव की तरह भी इफेक्टिवनेस होती है इसकी। और ये बेस्ट इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्शन होता है। ठीक है, ये हो गया हमारे कॉपर कंटेनिंग आयोडीज़। फिर अगला बात करते हैं थर्ड जनरेशन आयोडीज़ की। थर्ड जनरेशन आयोडीज़ जो होते हैं वो मेडिकेटेड होते हैं, यानी हार्मोन कंटेनिंग आयोडीज़ होते हैं। इसमें 2 टाइप के आते हैं, एक होता है मायरेना या LNG-20, दूसरा होता है प्रोजेस्टा सर्ट। मायरेना जो होता है वो सिंथेटिक प्रोजेस्टेरॉन होता है, इसमें रिलीज़ करता है, और प्रोजेस्टा सर्ट में नेचुरल प्रोजेस्टेरॉन रिलीज़ होता है। फिर हार्मोन्स की बात करें तो हार्मोन्स का काम क्या होता है, एक्शन क्या होता है? ये इंक्रीज़ कर देते हैं विस्कोसिटी ऑफ द सर्वाइकल म्यूकस, जिससे स्पर्म की एंट्री होती है वो प्रिवेंट हो जाती है इन द सर्विक्स। ठीक है, सर्वाइकल म्यूकस की जो विस्कोसिटी होती है वो इंक्रीज़ हो जाती है, फिर स्पर्म सर्विक्स में एंटर नहीं कर पाता है। और ये एंडोमेट्रियम को अनफेवरेबल बना देती हैं टू इम्प्लांटेशन ड्यू टू हाई प्रोजेस्टेरॉन एंड लो एस्ट्रोजन। ये इंपॉर्टेंट लाइन है, इस पर क्वेश्चन भी बनते हैं कि इनका मेन एक्शन क्या होता है कि ये एंडोमेट्रियम को अनफेवरेबल बना देते हैं फॉर इम्प्लांटेशन ड्यू टू हाई प्रोजेस्टेरॉन एंड लो एस्ट्रोजन। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है ये। फिर आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं मायरेना की। मायरेना या LNG-20। तो मायरेना में क्या होता है? 52 मिलीग्राम लीवोनॉर्जेस्ट्रल होता है, और ये रिलीज़ कितना करता है? 20 माइक्रोग्राम ऑफ लीवोनॉर्जेस्ट्रल पर डे। और इसका सबसे लीस्ट फेलियर रेट होता है आउट ऑफ ऑल द आयोडीज़। ठीक है, कितना होता है? 0.1 से 0.2 पर 100 वोमेन ईयर्स। और इसकी शेल्फ लाइफ की अगर बात करें तो शेल्फ लाइफ कितनी होती है? 5 to 7 ईयर्स। ठीक है, इसका कितना लीवोनॉर्जेस्ट्रल होता है इसमें? 52 मिलीग्राम, और ये रिलीज़ कितना करता है? 20 माइक्रोग्राम पर डे। ठीक है, याद रखना इसको। और इसका सबसे लीस्ट फेलियर रेट होता है आउट ऑफ ऑल आयोडीज़। फिर दूसरा बात करते हैं प्रोजेस्टा सर्ट की। इसका लीस्ट एक्सपल्शन रेट होता है, और ये थोड़ा कॉस्टली होता है, इसलिए इंडिया में अवेलेबल नहीं होता है।
और इसके प्रोजेस्ट्रॉन कंटेंट की बात करें तो 38 मिलीग्राम प्रोजेस्ट्रॉन होता है इसमें, और ये रिलीज़ कितना करता है 65 माइक्रोग्राम प्रोजेस्ट्रॉन पर डे, और शेल्फ लाइफ कितनी होती है 1 ईयर। यानी इसमें 38 मिलीग्राम प्रोजेस्ट्रॉन होता है और रिलीज़ कितना करता है 65 माइक्रोग्राम पर डे, ठीक है। और ये इंडिया में अवेलेबल नहीं होता है। फिर आगे बढ़ते हैं। शेल्फ लाइफ की बात करें तो अब ये कॉमन शेल्फ लाइफ दिया है एक साथ। कॉपर T380A का कितना होता है 10 ईयर्स, और नोवा टी का कितना होता है 5 ईयर्स, यानी कॉपर T380AG की बात कर रहे हैं, ठीक है। और प्रोजेस्टा सेट का कितना होता है 1 ईयर। LNG IOD का कितना होता है 5 to 7 ईयर्स, यानी वही मायरेना की बात कर रहा है, ठीक है। और ये सबसे ज़्यादा मतलब लीस्ट फेलियर रेट होता है सबसे आयोडीज में, सबसे ज़्यादा इफेक्टिवनेस इसी की होती है। और मल्टी लोड या कॉपर T375 का कितना होता है शेल्फ लाइफ 5 ईयर्स। फिर कुछ की पॉइंट्स की बात कर लेते हैं कि आयोडीज के एक्सपल्शन रेट की बात करें तो सबसे लोवेस्ट किस में होता है प्रोजेस्टा सर्ट में, और सबसे हाईएस्ट किस में होता है लिपीज लूप में। एक्सपल्शन रेट की बात कर रहे हैं, सबसे लोवेस्ट किस में होता है प्रोजेस्टा सर्ट में, और सबसे हाईएस्ट एक्सपल्शन रेट कितने होता है लिपीज लूप में। फिर आयोडी का रिमूवल रेट की बात करें तो सबसे लोवेस्ट किसका होता है प्रोजेस्टा सर्ट का, और हाईएस्ट रिमूवल रेट किसका होता है मायरेना का। फिर तीसरा बात करते हैं आयोडी का प्रेगनेंसी रेट यानी फेलियर रेट कितना होता है। सबसे लोवेस्ट फेलियर रेट किसका होता है मायरेना का, और हाईएस्ट फेलियर रेट किसका होता है लिपीज लूप का, ठीक है। तो ये की पॉइंट्स है, इसको याद रखना। अब आगे बढ़ते हैं। आइडियल आईओडी कैंडिडेट की बात करते हैं कि किस पर्सन को आईओडी देनी चाहिए। वो कैंडिडेट हु हैज़ बॉर्न एटलीस्ट 1 चाइल्ड, यानी मिनिमम एटलीस्ट एक चाइल्ड होना चाहिए उस कैंडिडेट का। अवॉइडेड इन द नली पैरस, जो नली पैरस वुमन होती है जिनका एक भी चाइल्ड नहीं होता, उसमें हम अवॉइड करते हैं आईओडी को। हैज़ नो हिस्ट्री ऑफ पेल्विक डिसीज़, मतलब उसमें पहले कोई पेल्विक डिसीज़ की हिस्ट्री नहीं होनी चाहिए। हैज़ नॉर्मल मेंस्ट्रुअल पीरियड, उसका मेंस्ट्रुअल पीरियड भी नॉर्मल होना चाहिए। और विलिंग टू चेक आईओडी टेल, और उसकी इच्छा होनी चाहिए कि आईओडी के टेल को वो चेक करे। हैज़ एक्सेस टू फॉलो अप एंड ट्रीटमेंट ऑफ पोटेंशियल प्रॉब्लम, ठीक है, वो आगे फॉलोअप भी करे और ट्रीटमेंट करे अपने पोटेंशियल प्रॉब्लम की। और मोनोगैमस रिलेशनशिप होना चाहिए, यानी किसी एक पर्सन के साथ ही वो मतलब रिलेशनशिप में हो, और इसमें मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर में यूज़ नहीं करते हैं। मोनोगैमस रिलेशनशिप होना चाहिए केवल उसका। फिर इसके साइड इफ़ेक्ट्स की बात करें तो साइड इफ़ेक्ट्स क्या होता है आईओडी इंसर्शन का। पहला तो ब्लीडिंग हो चुका है। ब्लीडिंग सबसे मोस्ट कॉमन साइड इफ़ेक्ट होता है इसका, और इसमें फिजियोलॉजिकल ब्लीडिंग होती है जो कि 2 से 3 महीने में रिजॉल्व हो जाती है। और ये रीएश्योरेंस बताता है कि मतलब आईओडी अच्छे से इंसर्ट हो चुका है। और ब्लीडिंग को रोकने के लिए हम क्या देते हैं आयरन टैबलेट्स देते हैं। लेकिन अगर ब्लीडिंग परसिस्टेंट है और वो बेटर नहीं हो रही ऑन मेडिकेशन तो फिर हम आईओडी को रिमूव कर देते हैं, ठीक है। अगर ब्लीडिंग लंबे समय तक परसिस्ट है और मेडिकेशन से भी ठीक नहीं हो रही है तो फिर हम आईओडी को रिमूव कर देते हैं। फिर दूसरा है पेन। पेन सेकंड मोस्ट कॉमन साइड इफ़ेक्ट होता है और मोस्ट कॉमन कॉज होता है रिमूवल ऑफ आईओडीज़, क्योंकि बहुत से जो कैंडिडेट होते हैं वो पेन को मतलब सह नहीं पाते हैं, तो इस वजह से उनमें आईओडी को रिमूव करना पड़ता है। और पेन क्यों होता है ड्यू टू नो प्रॉपर फिट, यानी प्रॉपर आईओडी फिट अगर नहीं होता है तो उस केस में पेन होता है काफ़ी, जो कि डिस्पैरिटी इन द साइज़, ठीक है। और सीवियर पेन इंडिकेट्स द यूट्राइन परफोरेशन, जो पेन होता है वो क्या इंडिकेट करता है कि यूट्राइन में परफोरेशन हो रहा है। और ये ग्रेजुअली बेटर हो जाता है बाय 3 मंथ्स बाय ट्रीटमेंट विद एनाल्जेसिक्स एंड एस्प्रिन, इसमें हम पेन किलर देते हैं और ये यूजुअली 3 मंथ्स में जो है बेटर हो जाता है। फिर तीसरा बात करते हैं पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिसीज़। जर्म्स ट्रेवल्स वाया थ्रेड, फिर तीसरे साइड इफेक्ट की बात करते हैं पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिसीज़। इसमें क्या होता है कि जो जर्म्स होते हैं वो ट्रैवल करते हैं वाया थ्रेड एंड लोअर जेनिटल ट्रैक और रीच करते हैं फैलोपियन ट्यूब्स में, ओवरीज में और यूट्रस में, और कॉज करते हैं इन्फेक्शन को और इन्फ्लामेशन को, जिसको बोलते हैं पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिसीजेस। जो कॉपर टी का जो थ्रेड था और लोअर जेनिटल ट्रैक से जर्म्स ट्रैवल करते हैं और कहाँ पर जाते हैं फैलोपियन ट्यूब्स में, ओवरीज में और यूट्रस में, और वहाँ पर वो इन्फेक्शन कॉज करते हैं और इन्फ्लामेशन कॉज करते हैं, जिसको हम बोलते हैं पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिसीजेस। ऑर्गेनिजम्स कौन कौन से होते हैं
गार्डिनेला, एनाएरोबिक स्ट्रेप्टोकोकाई, बैक्टीरियोट्स, ये कुछ जर्म्स हैं। करंट पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिसीज़ जो होते हैं वो एब्सोल्युटली कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होते हैं फॉर आईओडी इंसर्शन। ठीक है, जो करेंटली बात करें तो ये एब्सोल्युटली कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होते हैं फॉर आईओडी इंसर्शन। पास्ट हिस्ट्री of बात करें पेल्विक इन्फ्लामेटरी की तो ये रिलेटिव कॉन्ट्राडिक्शन थे। और इसका ट्रीटमेंट कैसे करते हैं, ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स देते हैं। ठीक है, ट्रीटमेंट में अगर फिर भी नहीं इम्प्रूव हो रहा है 24 to 48 आवर्स में, तब हम आईओडी को रिमूव कर देते हैं। ठीक है, ये हो गया अपना पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिसीजेस। इसमें क्या होता है कि जर्म्स जो होते हैं वो थ्रेड और लोअर जेनिटल ट्रैक्ट के थ्रू ट्रैवल करते हैं और कहाँ पर पहुँचते हैं, फैलोपियन ट्यूब्स में, ओवरीज में और यूट्रस में, और वहाँ पर वो इन्फेक्शन कॉज करते हैं और इन्फ्लामेशन कॉज करते हैं। इसको पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिसीज़ बोलते हैं। ऑर्गेनिजम्स कौन कौन से होते हैं, गार्डिनेला, एनाएरोबिक स्ट्रेप्टोकोकाई और बैक्टीरियोट्स। और इसको ट्रीट करने के लिए हम ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स देते हैं, और अगर फिर भी नहीं इंप्रूव हो रहा 24 to 48 आवर्स में, तो फिर हम आईओडी को रिमूव कर देते हैं। फिर अगला कौन सा है साइड इफेक्ट, यूट्राइन परफोरेशन। अगर हम रॉन्ग साइज़ के आईओडी को इंसर्ट करते हैं, डिस्पैरिटी इन द साइज़, तो उससे क्या होता है, यूट्राइन में परफोरेशन हो जाता है। ठीक है, और फिर पेन वगैरह भी होता है इससे। और इसका इंसिडेंस कितना होता है, 1:150 और 1:900 इंसर्शंस, यानी 150 इंसर्शन करेंगे तो उसमें से किसी एक को जो है रॉन्ग साइज़ का मतलब होता है, बहुत ही रेयर केस में होता है। और इंसिडेंस इन द हैंड्स ऑफ ट्रेंड फिजिशियंस कितना होता है, लेस देन 0.3, मतलब जो ट्रेंड फिजिशियंस होते हैं उनमें गलती होने के बहुत ही रेयर चांस होते हैं, लेस देन 0.3% होते हैं। इसके टाइमिंग ऑफ इंसर्शन की बात करें तो अगर पोस्ट प्लेसेंटर और विद इन 48 आवर्स ऑफ द डिलीवरी में अगर हम इंसर्ट करते हैं कॉपर टी को, तो उस केस में क्या होता है कि चांस ऑफ यूट्राइन परफोरेशन बढ़ जाता है। ठीक है, पोस्ट प्लेसेंटल और विद इन 48 आवर्स ऑफ द डिलीवरी को अगर हम उसमें आईओडीज़ को इंसर्ट करते हैं तो जो यूट्राइन परफोरेशन के चांसेस होते हैं वो बढ़ जाते हैं। अगला बात करते हैं माइग्रेटरी आईओडी। इसमें क्या होता है, आईओडी जो होता है वो माइग्रेट कर जाता है अपने पोजीशन से, मतलब डिस्प्लेस हो जाता है। इफ़ गोज़ इनटू द पेरिटोनियल कैविटी, अगर ये पेरिटोनियल कैविटी में चला गया तो वहाँ पर इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन कॉज करेगा, जो कि एक तरह का सीरियस कॉम्प्लिकेशन होता है। ठीक है, अगर ये पेरिटोनियल कैविटी में चला गया तो वहाँ पर इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन कॉज करेगा, जो कि सीरियस कॉम्प्लिकेशन होता है। और ये मेनली एसिम्प्टोमेटिक होता है। ठीक है, कैसा होता है, एसिम्प्टोमेटिक, लुकिंग फॉर मिसिंग आईओडी। और इसकी कन्फर्मेटरी डायग्नोसिस करने के लिए हम क्या करते हैं, एक्सरे इमेजिंग करते हैं। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं, प्रेगनेंसी विथ आईओडी इन सिटू, मतलब हमने आईओडी लगाया है फिर भी प्रेगनेंसी हो गई, तो आउटकम्स क्या होता है, 50% केसेस में स्पॉन्टेनियस एबॉर्शन हो जाता है। ठीक है, और 25% केस में सक्सेसफुल आउटकम्स होते हैं। तो इसको मैनेज कैसे करते हैं, इफ़ अ वोमेन रिक्वेस्ट एन इंड्यूस अबॉर्शन, अगर वोमेन रिक्वेस्ट कर रही है इंड्यूस अबॉर्शन के लिए तो ये लीगली अलाउड है। और इफ़ द वोमेन वांट्स टू कंटिन्यू प्रेगनेंसी एंड थ्रेड्स आर विजिबल, अगर वोमेन प्रेगनेंसी को कंटिन्यू करना चाहती है और थ्रेड्स विजिबल हैं उस आईओडी के, तो हम क्या करते हैं, थ्रेड को पुल आउट कर देते हैं और उसकी प्रेगनेंसी कंटिन्यू हो जाती है। लेकिन अगर वोमेन चाहती है प्रेगनेंसी को कंटिन्यू करना लेकिन थ्रेड विजिबल नहीं है, तब उस केस में हम एग्जामिन करते हैं यूट्राइन कैविटी को फॉर एनी कॉम्प्लिकेशंस। ठीक है, और इफ़ एनी साइंस ऑफ यूट्राइन कॉम्प्लिकेशन, तो हम यूट्रस को इवैक्यूएट कर लेते हैं, मतलब बाहर निकाल लेते हैं। तो एक बार फिर से बताते हैं मैनेजमेंट में, अगर वोमेन इंड्यूस अबॉर्शन के लिए रिक्वेस्ट करती है तो ये लीगली अलाउड होता है, मतलब वोमेन की रिक्वेस्ट अलाउड होती है इंड्यूस अबॉर्शन। अगर उसका हस्बैंड या उसका पार्टनर करता है तो फिर वो अलाउड नहीं होता है। और इफ़ अ वोमेन, अगर वोमेन प्रेगनेंसी को कंटिन्यू करना चाहती है और थ्रेड्स विजिबल हैं आईओडीज़ के, तो हम थ्रेड को पुल कर लेते हैं और फिर उसकी प्रेगनेंसी कंटिन्यू हो जाती है। और अगर वोमेन चाहती है प्रेगनेंसी को कंटिन्यू करना लेकिन थ्रेड विजिबल नहीं है, तब हम उसके यूट्राइन कैविटी को एग्जामिन करते हैं फॉर एनी कॉम्प्लिकेशंस। लेकिन अगर कॉम्प्लिकेशंस प्रेजेंट है इंट्रा यूट्राइन, तो अब हम उस उसके यूट्रस को इवैक्यूएट कर लेते हैं, मतलब बाहर निकाल लेते हैं। फिर बात करते हैं एक्टोपिक प्रेगनेंसी विथ आईओडी इन सिटू। एक्टोपिक प्रेगनेंसी क्या होता है कि मतलब फर्टिलाइजेशन हो गया, मतलब अदर देन द साइट अदर देन द यूट्रस। ठीक है, वोमेन हैज़ टू बी टॉट टू रिकॉग्नाइज सिम्टम्स। इसमें हम वोमेन को सिम्टम्स के बारे में पहले से बता देते हैं। कौन कौन से सिम्टम्स होते हैं, लोअर एब्डोमिनल पेन, डार्क एंड स्कैंटी वेजाइनल ब्लीडिंग और एमेनोरिया, मतलब ब्लीडिंग होती है। और पास्ट हिस्ट्री ऑफ एक्टोपिक प्रेगनेंसी, ये रिलेटिव कॉन्ट्राडिक्शन होता है। ठीक है,
एक्टोपिक प्रेगनेंसी क्या होता है कि इम्प्लांटेशन हो जाता है साइट अदर देन द यूट्रस। फिर अगला बात करते हैं स्पॉन्टेनियस एक्सपल्शन। एक्सपल्शन रेट कितना होता है आईओडीज़ का? 12 to 20%, मतलब ये कॉमन बता रहे हैं। और हायर रिस्क ऑफ एक्सपल्शन किस में होता है? यंग वोमेन में, ठीक है, नली पेरस वोमेन में और पोस्ट पार्टम इंसर्शन में, इन सब में हायर एक्सपल्शन रेट होता है। अब फिर बात करते हैं कॉन्ट्राडिक्शन ऑफ आईओडीज़। कॉन्ट्राडिक्शन क्या होता है आईओडीज़ के? तो पहला है, देखो दो टाइप के कॉन्ट्राडिक्शन होते हैं, एक एब्सोल्यूट कॉन्ट्राडिक्शन, तो दो टाइप के कॉन्ट्राडिक्शन होते हैं, एक एब्सोल्यूट कॉन्ट्राडिक्शन और दूसरा रिलेटिव कॉन्ट्राडिक्शन। एब्सोल्यूट वाले में क्या होता है, प्रेगनेंसी या सस्पेक्टेड प्रेगनेंसी अगर है तब उस केस में हम आईओडी को नहीं देते हैं, ठीक है। और करंट पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिसीजेज है तब उस केस में भी एब्सोल्यूटली कॉन्ट्राडिक्ट होता है। या फिर वेजाइनल ब्लीडिंग हो रही है ऑफ अनडायग्नोस्ड एटियोलॉजी, मतलब किस कारण से हो रही है हमें नहीं पता है, तो भी हम उस केस में आईओडी को नहीं इंसर्ट करते हैं, कॉन्ट्राडिक्ट होता है। या फिर यूट्रस का कैंसर हो गया या एंडोमेट्रियम का कैंसर हो गया या एडेनेक्सा, तब उस केस में भी हम आईओडीज़ को इंसर्ट नहीं कर सकते, आईओडी कॉन्ट्राडिक्ट होता है, ठीक है। अब रिलेटिव कॉन्ट्राडिक्शन किस में होता है, जैसे एनीमिया हो गया या मेनोरेजिया हो गया, ठीक है, या पास्ट हिस्ट्री ऑफ पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिसीज़, या पोरुलेंट सर्वाइकल डिस्चार्ज हो गया, या कंजेनाइटल मालफॉर्मेशन ऑफ यूट्रस, फाइब्रॉइड्स, प्रीवियस एक्टोपिक प्रेगनेंसी, अनमोटिवेटेड पर्सन, तो इन केसेस में भी हम कॉन्ट्राडिक्ट करते हैं आईओडीज़ को। टाइमिंग ऑफ इंसर्शन क्या होता है आईओडीज़ का? ड्यूरिंग द मेंसेस और विद इन द 10 days ऑफ मेंसेस। जब ब्लीडिंग हो रही है तो उस टाइम पर हम इंसर्ट कर देते हैं, या फिर विद इन 10 days ऑफ मेंसेस के अंदर। मोस्ट रिसेप्टिव टाइमिंग क्या होता है? पोस्ट प्लेसेंटल, पोस्ट पार्टम और पोस्ट पार्टम इंट्रासिजेरियन। अगर पोस्ट प्लेसेंटल है तो सून आफ्टर प्लेसेंटा इज डिलीवर्ड, मतलब जैसे प्लेसेंटा डिलीवर्ड हो जाए उसके बाद हम इंसर्ट कर देते हैं आईओडीज़ को। पोस्ट पार्टम की बात करें तो विद इन 48 hours ऑफ डिलीवरी इन नॉन सिजेरियन केसेस, यानी जो नॉर्मल डिलीवरी होती है बिना ऑपरेशन के, उसमें 48 hours डिलीवरी के बाद हम इंसर्ट कर देते हैं मतलब आईओडीज़ को। और पोस्ट पार्टम इंट्रा सिजेरियन की बात करें, मतलब जिसमें ऑपरेशन के थ्रू होते हैं, सिजेरियन के थ्रू, तो इसमें इंसर्ट करते हैं अलॉन्ग विथ सी सेक्शन, ठीक है। और ये किसमें रिकमेंडेड नहीं होते हैं? आफ्टर द 48 hours ऑफ डिलीवरी टू 6 weeks, यानी डिलीवरी के 48 hours के बाद से 6 week तक ये फिर रिकमेंडेड नहीं होते हैं, विद इन 48 hours में उसको इंसर्ट करना होता है। फिर पोस्ट क्वाइटल की बात करें तो पोस्ट क्वाइटल में क्या होता है? अप टू 3 to 5 days ऑफ अनप्रोटेक्टेड सेक्शुअल इंटरकोर्स, यानी अनप्रोटेक्टेड सेक्शुअल इंटरकोर्स के 3 से 5 दिन के अंदर हम आईओडीज़ को इंसर्ट कर देते हैं। तो पोस्ट एबॉर्शन में क्या करते हैं? आफ्टर फर्स्ट ट्राइमेस्टर अबॉर्शन, यानी फर्स्ट ट्राइमेस्टर के बाद जो अबॉर्शन करते हैं उसमें हम रिकमेंडेड करते हैं, लेकिन जो सेकेंड ट्राइमेस्टर के बाद अबॉर्शन करते हैं उसमें हम रिकमेंड नहीं करते हैं। इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन क्या है? कॉन्ट्रासेप्शन ऑफ चॉइस फॉर कपल्स हु मीट ऑकेजनली या लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप्स, तो कौन सा होता है? IUCDs, मतलब इंट्रा यूट्राइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेस, ठीक है। ये कॉन्ट्रासेप्शन ऑफ चॉइस होता है उन कपल्स के लिए जो ऑकेजनली मिलते हैं या फिर लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप होता है, क्योंकि इसका लीस्ट फेलियर रेट होता है, ठीक है। फिर आगे बढ़ते हैं, कुछ MCQs को सॉल्व कर लेते हैं। पहला है आइडेंटिफाई द कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेस शोन इन द इमेज। यहाँ पर केवल वर्टिकल स्टेम में कॉपर जो है वाउंडेड है, हॉरिजॉन्टल में नहीं है, तो ये किस टाइप का हो गया? कॉपर T380 AG, या इसका दूसरा नाम क्या है? नोवा टी, ठीक है। फिर दूसरा क्वेश्चन, अ 23-year-old न्यूली मैरिड वोमेन प्रेजेंट टू द कम्युनिटी हेल्थ सेंटर फॉर कॉन्ट्रासेप्शन काउंसलिंग, शी इज अ नर्सिंग स्टूडेंट एंड एक्सप्रेस द इंटरेस्ट इन यूजिंग द लीवोनॉर्जेस्ट्रल रिलीजिंग इंट्रायूट्राइन डिवाइस। व्हाट इज द कंसंट्रेशन ऑफ लीवोनॉर्जेस्ट्रल इन द मायरिना में, यानी LNG-20 में कितना कंसंट्रेशन था? जैसा कि हमें पता है LNG-20 में 52 मिलीग्राम लीवोनॉर्जेस्ट्रल था, और ये रिलीज़ कितना करता था? 20 माइक्रोग्राम, ठीक है। था कितना? 52 मिलीग्राम, और रिलीज़ कितना करता था? 20 माइक्रोग्राम पर डे। फिर तीसरा क्वेश्चन क्या है? अ 32-year-old वोमेन प्रेजेंट टू द क्लिनिक
Seeking advice on long-term contraception options, she has a history of irregular menstrual cycles and is concerned about the effectiveness and safety of different contraceptive methods. Upon discussion, she expressed the interest in intrauterine devices and checked out the characteristics of copper T380A. Which of the following is not a correct statement regarding the characteristics of copper T380A? मतलब कौन सा करेक्ट स्टेटमेंट नहीं है ये बताना है। कॉपर T380A की जो शेल्फ लाइफ होती है 10 ईयर्स होती है, बिल्कुल सही है। इसका फेलियर रेट 0.6 से 1 पर 1000 वुमेन, ये तो गलत दिया है, 0.6 नहीं होता है। द बॉल एट द बॉटम ऑफ द स्टेम रिड्यूसेस द रिस्क ऑफ परफोरेशन एंड क्रैम्प लाइक पेन, बिल्कुल सही है। बॉल रिड्यूस कर देता है पेन को और परफोरेशन को। और सरफेस एरिया ऑफ कॉपर वायर अराउंड द वायर स्टेम इज 380 मिलीमीटर स्क्वायर, बिल्कुल सही है। तो इसका आंसर ये गलत होगा, ठीक है। तो थैंक यू सो मच, आज के लिए इतना ही। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड बी ऑन माई चैनल फॉर न्यू अपडेट्स।